हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। आपका HPSC लेक्चरर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका क्लासेज आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो क्लासेज आपका ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका प्रिपरेशन जो हम लोग आपका करेंगे, उसमें आपका जो है प्री और मेंस दोनों को आपका जो है ध्यान में रखकर साइमल्टेनियसली आपका प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको जो है जो भी आपका टाइम मिल रहा है उसमें आपका बेटर ढंग से आप यूटिलाइज कर सके। ठीक है, आज हम लोग आपका जो है HPSC लेक्चरर का जो आपका 2021 में एग्जाम हुआ था, उसके हम लोग क्वेश्चन आपका देखेंगे एक सब्जेक्ट का कि क्वेश्चन का आपका लेवल क्या था, और आपका जो है उसको सॉल्व हम लोग करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया आपका लग जाएगा कि आपका HPSC लेक्चरर का जो सिलेबस है वो आपका गेट के आपका जो है सेम है, गेट के इक्विवेलेंट है, लेकिन क्वेश्चन जो लेवल आपका है वो बहुत ही आपका जो है लोअर लेवल है, जो आप आसानी से जो है अगर थोड़ा एफर्ट आप लगाते हैं तो बहुत ही आपका जो है अच्छे तरीके से इस एग्जाम को आपका क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपका जो है क्वेश्चन आपका देखेंगे 2021 में जो आपका HPSC लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, HPSC आपका लेक्चरर का, उसी के आपका हम लोग पेपर आपका लाए हैं, जिसमें आज हम लोग आपका सिर्फ देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था। हमने जो आपका पेपर लिया है वो आपका सेट ए आपका पेपर है, और जो क्वेश्चन का आपका नंबरिंग है यानी सीरियल नंबर एज इट इज आपका जो पेपर में है वही आपका हमने लिया है, आपका सीरियल नंबर चेंज नहीं किया है। तो आपका क्वेश्चन अगर हम लोग आपका देखें तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया था उसको हम लोग आपका देखेंगे। कह रहा है अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन वन ब्रांच ऑफ अ लीनियर नेटवर्क। द करेंट इन दिस ब्रांच इज 5 एम्पियर। क्या कह रहा है कि एक आपका नेटवर्क है जिसमें आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, और इस आपका ब्रांच में द करेंट इन दिस ब्रांच इज 5 एम्पियर। इस आपका ब्रांच में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर हो रहा है। इफ दिस रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय 5 ओम, अगर इस रजिस्टर को आपका 5 ओम से रिप्लेस कर देते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द ब्रांच विल बी, द ब्रांच कैन बी। आपका ये क्या कह रहा है कि एक आपका जो है ब्रांच है जिसका आपका रेजिस्टेंस आपको दिया है, और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका कितना है, तो ये आपका 10 ओम है। ठीक है, और इसमें करंट आपका 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि अगर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हम लोग आपका 5 ओम आपका चेंज कर दें, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपका क्या करते हैं कि इस आपका ब्रांच के अक्रॉस जब आपका 5 एम्पियर का करंट और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना वोल्टेज आपका होगा, इसको हम लोग आपका निकाल लेते हैं। तो जब आप वोल्टेज निकालेंगे, इसको हम लोग आपका मान लेते हैं कि ये आपका टर्मिनल ए है और ये आपका बी। अगर आपका VAB निकालें तो V आपका क्या होता है, इक्वल टू IR। इसमें आपका करंट कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना है 10, यानी टोटल आपका 50 वोल्ट आपका मिल रहा है अक्रॉस टर्मिनल AB। अब आपसे कह रहा है कि हमें आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपका करंट निकालना है, और जिसमें तो वोल्टेज हम लोग आपका क्या करते हैं, टर्मिनल A से B का हमें पता चल गया कि 50 आपका है। अब आपका हम लोग इसी ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस को आपका चेंज कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस कह रहा है कि 10 ओम को रिप्लेस करके आप 5 ओम लगा रहे हैं, और हमें एक चीज आपका पता चल चुका है कि आपका टर्मिनल A से B के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है। टर्मिनल A से B के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है, तो ये आपका है 50। तो यहां पर हमें आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपका निकालना है, क्या होगा। तो अगर हम लोग VAB आपका लिखें तो VAB आपका क्या होगा, यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस और करंट आपका I, तो 5 इंटू I मैक्सिमम, और आपका वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB आपका क्या है 50। तो यहां पर इसको आपका जो है 50 इक्वल टू 5 इंटू I मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच आपका क्या होगा, तो I मैक्सिमम इक्वल टू आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 10 एम्पियर आएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं
कि अगर आपका जो है ब्रांच आपका AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस 10 ओम है उसको रिप्लेस अगर आपका 5 ओम से करते हैं तो उस केस में जो करंट आपका मैक्सिमम फ्लो होगा वो कितना होगा 10 एम्पियर। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा बी, ये आपका बी होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग आपका एक एक करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज अ सोर्स इंपीडेंस ZS। एक आपका क्या है, नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसका सोर्स इंपीडेंस ZS है विथ अ रेसिस्टिव लोड। एक आपका नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसका सोर्स इंपीडेंस, तो एक आपका वोल्टेज सोर्स है और इसका सोर्स इंपीडेंस जो है वो है ZS विथ अ रजिस्टिव लोड, और आपका लोड कनेक्टेड है, ये आपका क्या है रजिस्टिव लोड, ये आपका रजिस्टिव आपका लोड है। देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड। लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या रखें जिससे कि पावर ट्रांसफर टू द लोड मैक्सिमम हो। तो आप पढ़े हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आपका क्या कहता है कि अगर आपका जो है सोर्स आपसे लोड के तरफ पावर का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, ये कब संभव होगा, जब लोड के रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा सोर्स के आपका जो है रेजिस्टेंस या सोर्स के इंपीडेंस के आपका इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में पावर ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, लोड अगर आपका लोड का रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाए किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स के आपका रेजिस्टेंस आप कहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स का इंपीडेंस। तो यहां आपका इंपीडेंस दिया हुआ है, यानी आपका यहां पर हम लोग ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, कह रहा है देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड। तो आपका लोड के तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब लोड का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इंपीडेंस। यानी आपका क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, यहां पर नहीं है इंपीडेंस है। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS। लोड आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड का करेक्ट आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सेकंड का तो हम लोग आपका क्या देखें, टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, आपका ये कब होगा, जब लोड का रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आपका सोर्स इंपीडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, क्वेश्चन है फॉर अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एट अपर हाफ ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी इज। आपसे क्या कह रहा है कि एक सीरीज RLC सर्किट है, तो आपका सीरीज RLC सर्किट आपका दिया हुआ है। अगर आपका जो है इसका अगर आपका करंट वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी का कर्व आपका ड्रॉ करेंगे सीरीज RLC सर्किट का, तो ये आपका बेल शेप आपका बनता है। अगर हम लोग आपका फ्रीक्वेंसी वर्सेस आपका करंट आपका सर्किट का मान लीजिए, यहां पर आपका क्या कर रहे हैं कि ये आपका RLC आपका एक सीरीज सर्किट है, RLC आपका सीरीज सर्किट है जिसमें वोल्टेज भी है और करंट आपका I है, ठीक है। अगर आपका इसका आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका ड्रॉ करेंगे तो ये आपको बेल शेप आपका मिलता है, ये आपका बेल शेप मिलता है, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आपका मैक्सिमम होता है वो आपका होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। यानी
जब आपका अगर आपका आरएलसी सर्किट सीरीज होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप करंट देखेंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज आरएलसी सर्किट आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट का वैल्यू 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। उसको आपका क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर हमने आपका कहा कि अगर करंट का वैल्यू 1/√2 टाइम्स आपका हो जाता है मैक्सिमम के, तो उस केस में 1/√2 टाइम्स आपका होगा मैक्सिमम के ये आपका क्या कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू आपका 1/√2 टाइम्स आपका हो जाता है मैक्सिमम के, उस केस में हम लोग उस केस में जो आपका फ्रीक्वेंसी मिलता है सर्किट का, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग आपका क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका जो है इसको आपका डिनोट किया हमने आपका F1 से, और इसको कहते हैं लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, और इसको आपका कहते हैं अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज। ये आपका क्या है? लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, और ये आपका क्या है? अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। आपसे कह रहा है कि अपर हाफ फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इस शेप को अगर आपका देखें तो ये आपका क्या है? बेल शेप, जिसमें आप देखना जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट का वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आपका जो है इस केस में अगर आपका देखें तो इस आपका रीजियन में जो है वो सर्किट का, यानी कि बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सर्किट में आपका करंट, अगर आप फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हैं और करंट इंक्रीज होगा, ये तभी आपका संभव होगा जब सर्किट में कैपेसिटिव नेचर आपका क्या हो? स्ट्रांग हो। किससे? इंडक्टिव नेचर से। यानी इस केस में XC आपका ग्रेटर होता है किससे? XL से। ठीक है, आपका आफ्टर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो इस केस में आपका, अगर आपका आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखें तो क्या देख रहे हैं कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो करंट आपका डिक्रीज कर रहा है। और ये आपका कब होगा? जब सर्किट में आपका इंडक्टिव नेचर आपका क्या हो? ग्रेटर हो कैपेसिटिव आपका नेचर से, कैपेसिटिव नेचर से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका यहां कैपेसिटिव नेचर आपका ग्रेटर है, तो इसका जो पावर फैक्टर होगा, यानी बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो पावर फैक्टर आपका सीरीज आरएलसी सर्किट का होता है वो लीडिंग इन नेचर होता है। ये आपका क्या होगा? लीडिंग इन नेचर। ये आपका लीडिंग इन नेचर होगा। जबकि आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग इन नेचर होगा। ये आपका क्या होगा? लैगिंग इन नेचर होगा। यानी आपसे क्या कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एट अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर आपका पावर फैक्टर क्या होगा? तो लैगिंग इन नेचर, लैगिंग इन नेचर। यानी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, ये आपका बी होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एन इंपीडेंस 10-j8 ओम बाई अ करेंट आपका 20 cos 314 t + 30 डिग्री इज। आपसे क्या कह रहा है कि एक द एवरेज पावर डिलीवर्ड आपका क्या होगा? किसका? एक इंपीडेंस जिसका वैल्यू दिया है 10-j8
ओम बाई अ करेंट ऑफ, और करेंट का वैल्यू है 20 cos 314t प्लस आपका 30 डिग्री। हमें आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें का आपको एवरेज पावर कितना डिलीवर हो रहा है, एक करंट सोर्स है और आपका इंपीडेंस दिया हुआ है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड तो बाय द आपका सोर्स या आपका करंट सोर्स कितना होगा, तो यहां पर सिंपली अगर आपका लिखें तो ये आपका एसी सर्किट है और एवरेज पावर आपका जो डिलीवर्ड होगा, पावर किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो पावर रजिस्टिव आपका एलिमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। और ये आपका एसी सर्किट है, तो हम लोग आपका क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये आपका क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर आपका जो है डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। और ये आपका क्या है, सोर्स जो आपका है करंट का वो एसी है, तो यहां जो करंट हम लोग आपका लेते हैं वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं। तो अगर आप आरएमएस वैल्यू ऑफ आपका करंट आपका निकालें यहां पर, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस तो आपका पता है कि 10 है, अगर आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपका निकालें तो आई आरएमएस आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या दिया है कि करंट आपका जो है कोसाइन है या आपका साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल आपका करंट हो या आपका कोसाइन करंट हो, उस केस में साइन को हो या कोसाइन, दोनों के केस में हम लोग आरएमएस कैसे निकालते हैं, तो आई आरएमएस इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम बाई √2। यानी आई आरएमएस आपका क्या होगा, आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम यहां पर क्या है 20 बाई √2। ये आपका क्या होगा 20 बाई √2, यानी एवरेज पावर आपका का वैल्यू क्या होगा, तो आई आरएमएस तो 20 बाई √2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10, तो इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहां पर तो 20 का स्क्वायर होगा 400 और √2 का 2 इंटू आपका 10। तो यहां पर अगर आपका हम लोग लिखें तो ये आपका लिख सकते हैं 5, यानी ये आपका होगा 2000 वाट, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 किलोवाट, यानी एवरेज पावर आपका delivered to an impedance by a source of current 20 cos 314t plus 30 डिग्री एम्पियर इज, ये आपका क्या होगा 2 किलोवाट। ये आपका कितना होगा 2 किलोवाट, यानी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा डी। ये आपका क्या होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो है बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपका 2 घंटा है और 100 आपका क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट आपका लगाते हैं, क्लासेज आपका स्टार्ट हो चुका है और हम लोग आपका जो है साथ ही साथ आपका प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर आपका प्रैक्टिस आपका करा रहे हैं, जिससे कि आपको बाद में बर्डन आपका फील आपका ना हो। और टाइम बाउंडेड आपका जो भी आपका टाइम एग्जाम से आपका पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इन अ सीरीज आरएलसी हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट द करंट पीक्स एट अ फ्रीक्वेंसी, कह रहा है कि एक आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसका क्वालिटी क्यू आपका क्या बताता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। द करंट पीक्स यानी करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, एट अ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अभी आपका ड्रॉ किए थे कि अगर आपका सीरीज आरएलसी सर्किट आपका होगा तो उसका आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने आपका ड्रॉ किया था, और यहां पर आप देखिए कि किस फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट का वैल्यू, यानी कि जब आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका इक्वल टू होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस केस में सीरीज आरएलसी सर्किट में जो करंट आपका फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। जो आपका हम लोग यहां पर देखे थे कि ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपका करंट आपका मिला था किस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। यानी ये आपका इन अ सीरीज आरएलसी हाई क्वालिटी फैक्टर आपका सर्किट द करंट पीक्स एट अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपका कब मिलेगा, जब आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होगा। ठीक है,
यानी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, क्वेश्चन आपका है एक आपका जो है कंबाइंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 और 34 का आपका जो है सॉल्यूशन बताना है। कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द 3 वोल्ट मीटर रीडिंग्स आर V1, V2 एंड V3। आपका ये एक सर्किट दिया है जिसमें वोल्टमीटर जो है आपका वोल्टेज को मेजर कर रहा है। तो V1 का वैल्यू है 220, V2 का वैल्यू है आपका 120 और V3 का वैल्यू है 136। इस सर्किट में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, I। आपसे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपका सर्किट पर दो क्वेश्चन बेस्ड है, एक 33 और 34। क्वेश्चन कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, पावर फैक्टर आपका लोड का क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए ये एक सीरीज आपका सर्किट है, ये आपका क्या है, सीरीज सर्किट है। अगर हम लोग इसका आपका फेजर डायग्राम आपका ड्रॉ करें तो जो करंट आपका V के L1 आपका जो है ये सोर्स का होगा, वही रेजिस्टेंस का होगा, वही आपका लोड का होगा। तो ये आपका हम लोग करंट आपका मार्क कर लेना है कि ये आपका करंट I है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है ये आपका सोर्स है, ये आपका V2 क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इन सेम फेज विथ आपका करंट होता है। तो हम लोग आपका जो है ये आपका लिख लेते हैं कि ये आपका V2 है, ये आपका क्या है, V2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आपका क्या है, RL और आपका X। अगर आपका अब ये पता नहीं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर आपका रिएक्टेंस इंडक्टिव होता तो वो क्या होता, इसके थ्रू जो करंट आपका फ्लो होता या आपका इसके थ्रू जो वोल्टेज होता, वोल्टेज क्या होता। तो अगर मान लीजिए कि ये इंडक्टिव अगर आपका रिएक्टेंस होता तो वोल्टेज आपका क्या करता, 90 डिग्री से लीड करता। लेकिन यहां पर आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस होगा तो उसके कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा और वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा तो आपका एंगल क्या होगा, लेस देन आपका 90 डिग्री होगा। तो V3 को हम लोग आपका लिख लेते हैं कि ये आपका क्या है, V3 जो आपका लीड कर रहा है किससे, V2 से। अब आप यहां पर अगर आप सर्किट आपका देखें तो ये आपका इसमें KVL अप्लाई करिए। जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो KVL क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां आप अगर अलजेब्रिक सम आप निकालें तो देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 माइनस आपका V3, ये आपका V3 इक्वल टू 0। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि V1 आपको क्या मिल रहा है, V2 प्लस आपका V3। V1 इक्वल टू क्या है, V2 प्लस V3। यानी आप क्या देख रहे हैं कि V2 और V3 का जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो किसके बराबर होगा, V1 के। यानी V2 और V3 का अगर रिजल्टेंट हम लोग आपका ड्रॉ करें तो ये आपका क्या होगा, V1, ये आपका क्या होगा, V1। तो हम लोग आपका क्या करते हैं, यहाँ पर आपका वैल्यू निकाल लेते हैं V2 और V3 का। यानी अगर हम लोग आपका जो है V2 प्लस V3 का वैल्यू अगर निकालें तो वो इक्वल टू होगा किसके, V1 के बराबर। ठीक है, ये आपका इक्वल टू होगा V1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर आपका क्या करते हैं, V2 और V3 का वैल्यू आपका जो है निकालने के लिए ये आपका जो है अब आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए V2 और V3 आपका यहाँ पर V2 और V3 ये आपका है, इसके बीच आपका जो है अगर आपको एंगल पता हो, मान लेते हैं कि V2 और V3 के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, ये आपका है V2 और V3 के बीच का एंगल जो है ये आपका है थीटा। V2 और V3 के बीच का एंगल आपका क्या है, थीटा। अब जब आपका एंगल अगर हम लोग मार्क कर लिए V2 और V3 के बीच का, तो हम लोग यहाँ पर आपका क्या करेंगे, रिजल्टेंट आपका निकालेंगे।
तो जब आप इसका रिजल्टेंट आपका निकालेंगे तो हम लोग यहां पर आपका क्या करते हैं कि हम लोग इसका जब आपका रिजल्टेंट आपका निकालेंगे तो यहां पर आपका हम लोग V2 और आपका V3 का जब हम लोग आपका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपका कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग आपका जानते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल आपका थीटा होगा तो उसका रिजल्टेंट आपका कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ये आपका लिखते हैं अंडर रूट, ये आपका V2 और V3 का निकालना है तो ये आपका क्या होगा V2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस आपका V3 का स्क्वायर प्लस 2V2 V3 इनटू कॉस आपका थीटा। ये आपका क्या होगा कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए आपको V2 V3 आपका पता है, तो यहां पर अगर हम लोग V2 और V3 आपका देखें और V1 का भी मैग्नीट्यूड हमको पता है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या देखिए कि V1 जो है वह इक्वल टू है किसके V2 प्लस V3 के, ठीक है V2 प्लस V3 के। तो यहां पर आपका जो है जो इसका आपका रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा V1 के बराबर होगा। तो यहां V1 आपका क्वेश्चन में क्या है, V1 आपका क्वेश्चन में है 220, ये आपका क्या है 220 इक्वल टू V2 का वैल्यू आपका यहां पर आप देख सकते हैं V2 है 122, ये आपका 122 यानी अंडर रूट 122 का स्क्वायर प्लस ये आपका V3 अगर हम लोग आपका देखें तो V3 आपका है 136, ये आपका क्या है 136। तो ये आपका 136 का स्क्वायर प्लस 2 आपका 122 इंटू आपका 136 इंटू आपका cos थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो यहां पर आपका जो है cos थीटा जो है वो आपको मिलेगा 0.45, ये आपको क्या मिलेगा 0.45, ठीक है ये आपका क्या होगा 0.45। आपसे क्या कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, लोड का पावर फैक्टर आपका क्या होगा, आपसे क्या कह रहा है लोड का पावर फैक्टर। तो देखिए लोड आपका क्या है, ये इसमें करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है I और वोल्टेज क्या है V3। तो V3 और I के बीच का जो एंगल है ये आपका क्या है थीटा, ये आपका क्या है थीटा। तो पावर फैक्टर ऑफ द लोड आपको क्या मिला 0.45, ये आपका क्या मिला। तो यहां पर आपका क्या लिखेंगे पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड आपको क्या मिला 0.45, ठीक है 0.45, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, हम लोग एक आपका क्वेश्चन आपका जो है इस आपका सर्किट से रिलेटेड आपका जो है दो क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए कि पावर फैक्टर ऑफ द लोड आपका क्या होगा, तो वो आपको आया 0.45। आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी 33 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए, 33 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द RL इक्वल टू 5 ओम, द अप्रॉक्सीमेट पावर कंजम्पशन ऑफ द लोड इज। अगर लोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम होगा तो उस केस में आपका पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड क्या होगा। तो हम लोग आपका यहां पर पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड निकालना है। तो पावर कंजम्पशन आपका किसके द्वारा होगा, लोड के रेजिस्टेंस के द्वारा। तो लोड के रेजिस्टेंस के द्वारा अगर होगा तो यहां पर हम लोग आपका पावर क्या होता है I स्क्वायर आपका RL, ये आपका क्या होगा I स्क्वायर RL, ठीक है।
आई स्क्वायर आर एल। अब आपको आर एल तो पता है, आई आपको फाइंड आउट करना है। तो आई आपका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आपका पहले आपका इस सर्किट को हम लोग आपका देखते हैं। तो एक रिलेशन हम लोग आपका, और आई आपका क्या है, करंट है। तो हम लोग आपका अभी निकाले थे पावर फैक्टर, ये आपका पावर फैक्टर निकाले थे। अगर मैं आपका पावर फैक्टर लिखूं तो कॉस थीटा आपका क्या बता रहा है, पावर फैक्टर, और ये आपका क्या है, सीरीज आपका सर्किट है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई आपका आर बाई जेड, कॉस फाई आपका क्या होता है, आर बाई जेड। तो यहां पर आपका आर आपका क्या है, ये आर एल, हम लोग लोड का आपका निकाल रहे हैं, और जेड आपका क्या होगा, ये टोटल, ये आपका क्या होगा, टोटल। तो यहां पर हम लोग अगर आपका लिखें तो कॉस थीटा आपका क्या होगा, आर एल अपॉन जेड, जिसमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0.45, और आर एल का वैल्यू कितना है, 5। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको मैं लिख देता हूं आपका जेड एल, क्योंकि ये आपका क्या होगा, लोड का इंपीडेंस, जिससे कि आप आसानी से ये आपका समझ सकें। ये आपका क्या होगा, लोड का इंपीडेंस, ये आपका जेड एल, ठीक है। तो यहां से आपका इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड एल का वैल्यू मिल जाएगा, ये आपका जेड एल का वैल्यू। और जेड एल का वैल्यू जब आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जेड एल का वैल्यू आपका आएगा 11.11 ओम। अब जब जेड आपको मिल गया तो अब आपको क्या निकालना है, करंट, क्योंकि हमें पावर चाहिए और मुझे क्या चाहिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड क्या होगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड आप आसानी से निकाल सकते हैं, और वो आपका क्या होगा, तो आप देखिए इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V3, और लोड का इंपीडेंस आपका क्या है, ZL। अगर आपको ये पता है तो आपका I इक्वल टू क्या होगा, V बाई ZL। तो यहां से आपका क्या करेंगे, I आप निकाल लीजिए, और ये आपका I क्या होगा, V3 बाई ZL, और V3 का वैल्यू आपका क्या है, तो 136, ये आपका क्या है 136, और ZL का वैल्यू 11.11। तो ये आपका ZL मिल गया। अब आपको पावर निकालना है, तो अब आपका पावर आपका आसानी से लिख सकते हैं कि हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, कि पावर आपका PL क्या है, पावर आपका जो है PL आपका क्या है, आई स्क्वायर आर एल, और I का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाले हैं, तो ये आपका देखिए 136 अपॉन 11.11, 136 अपॉन 11.11 का स्क्वायर, ये आपका करंट था, तो करंट का स्क्वायर, और लोड का रेजिस्टेंस कितना है, RL, ये आपका है 5, लोड का रेजिस्टेंस आपका कितना दिया है, 5। तो यहां पर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, पावर आपका जो है कंजम्पशन ऑफ द लोड आपका मिल जाएगा। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड अगर आप यहां पर निकालें, इसको आप सिंप्लीफाई आपका कर लेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 750 वाट के आपका जो है बराबर आएगा। ये आपका क्या होगा, 750 आपका वाट के बराबर आएगा। तो यानी इसका अगर करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो 34 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, ठीक है, बी। आप देख सकते हैं कितना आपका सिंपल आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है आपसे कह रहा है द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर। ये आपका क्या है, किसी आपका जो है सर्किट एलिमेंट का VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन है। आपसे कह रहा है कि आप बताइए द एलिमेंट इज, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिस एलिमेंट का दिया हुआ है वो आपका कैसा होगा, नॉन लीनियर, एक्टिव और नॉन बाइलेटरल। तो पहले हम लोग आपका जो है लीनियरिटी आपका चेक करेंगे। तो लीनियरिटी अगर आपका चेक करें तो आप देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका देखें तो जैसे जैसे आपका आई इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो लीनियर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखिए आपका आई जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो भी इंक्रीज कर रहा है, और लीनियरिटी क्या कहता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी अगर भी इंक्रीज करे तो आई भी इंक्रीज करे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा हो नहीं रहा। हमें पूरे आपका जो है पूरे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आपका जो है स्टडी करना है। दैट मीन्स यह आपका जो है लीनियर नहीं होगा।
क्योंकि ये लीनियर है लेकिन ये लीनियर नहीं है। दैट मीन्स ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिस भी एलिमेंट का दिया है वह एलिमेंट नॉन लीनियर है, वो आपका क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। नेक्स्ट हम लोग आपका चेक करेंगे कि ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वह आपका एक्टिव एलिमेंट का है कि पैसिव एलिमेंट का। तो हम लोग आपका पढ़े हुए थे कि आपका कैसे चेक करेंगे कि वह एलिमेंट आपका जो है का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वह एक्टिव एलिमेंट का है कि पैसिव एलिमेंट का। तो हम लोग आपका जो है क्या देखते हैं, V बाई आई का रेशियो, V बाई आई का रेशियो। तो V हम लोग आपका पढ़े थे कि अगर आपका V बाई आई का रेशियो किसी भी क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, अगर निगेटिव हो जाता है तो उस केस में वह आपका एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर V बाई आई का रेशियो सारे क्वाड्रेंट में आपका क्या हो, पॉजिटिव होगा तो वह आपका एलिमेंट पैसिव होगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका रेशियो निकालें V बाई आई का तो V पॉजिटिव और I पॉजिटिव तो रेशियो भी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए V आपका पॉजिटिव है और आपका करंट क्या है, नेगेटिव है। और करंट अगर आपका नेगेटिव होगा तो इस केस में रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स आप यहां पर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और किसी भी क्वाड्रेंट में अगर V बाई आई का रेशियो नेगेटिव हो जाएगा तो वह आपका एलिमेंट एक्टिव होगा, यानी ये आपका क्या है, एक्टिव, ये आपका क्या है, एक्टिव। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि नॉन बाइलेटरल है या आपका बाइलेटरल है। तो इसके लिए भी हम लोग आपका पढ़े थे कि अगर किसी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है और वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होगा तो वो बाइलेटरल होगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में आपका सेम होगा तो बाइलेटरल होगा। तो यहां ऑपोजिट क्वाड्रेंट का कांसेप्ट क्या था कि अगर किसी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका ऑपोजिट आपका क्या होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दिया है तो आपका थर्ड में नहीं है, ये आपका किस में है, सेकंड में है। यानी ये आपका जो है अगर कोई एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका बाइलेटरल आपका होता है, ये कब होगा, जब उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम हो। तो यहां आपका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है ही नहीं तो ये आपका क्या होगा, नॉन बाइलेटरल होगा। ये आपका क्या होगा, नॉन बाइलेटरल, नॉन बाइलेटरल। यानी नॉन बाइलेटरल का मतलब आपका इसका करेक्ट आपका क्या होगा, तो फर्स्ट आपका है नॉन लीनियर, सेकेंड आपका एक्टिव और थर्ड आपका नॉन आपका जो है बाइलेटरल। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट इच आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो हीटर है और वो आपका कनेक्टेड है इन सीरीज अक्रॉस और 250 वोल्ट, अक्रॉस और 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपका मेंस। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। अब आपका क्या है, क्या कह रहा है कि दो हीटर है और दोनों हीटर का जो रेटिंग है वो आपका क्या है, मान लीजिए ये हीटर 1 है और ये हीटर 2 है और दोनों का रेटिंग आपको दिया है। ये आपका रेटिंग क्या कह रहा है कि आपका 1000 वाट 250 वोल्ट है, यानी 1000 वाट 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है। कह रहा है द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। आपका क्वेश्चन क्या है कि दो हीटर है जिसका रेटिंग आपको मेंशन है, ये एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपका सप्लाई मेंस से कनेक्टेड है। कह रहा है कि पावर टोटल जो ड्रॉ हो रहा है सोर्स से वो कितना होगा। तो ये आपका पावर आपका अगर हम लोग ये जो हीटर है इसका हम लोग आपका रेजिस्टेंस आपका निकाल लें, वोल्टेज आपको मेंशन है, आप पावर निकाल लेंगे।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी रेजिस्टेंस अगर आप निकालें तो R आपका क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। और इस हीटर का आपका वोल्टेज अप्लाइड कितना है, आपका वोल्टेज का रेटिंग कितना है 250 का स्क्वायर, और पावर कितना है 1000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर क्या है ये आपका मिल जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर आपको मिलेगा 62.5 आपका ओम। यानी इंडिविजुअल आपका जो है हीटर का रेजिस्टेंस आपका जो है, इंडिविजुअल आपका जो है हीटर का रेजिस्टेंस है ये आपको क्या मिला 62.5 ओम। ठीक है, 62.5 ओम, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 62.5 ओम, और ये भी आपका 62.5 ओम, 62.5 ओम। अब ये दोनों जो हीटर है वो आपका कनेक्टेड कैसे है, सीरीज में। और अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर अगर आपका निकालें तो ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 2, यानी 62.5 प्लस 62.5, 62.5 प्लस 62.5, यानी ये आपका क्या होगा 125। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर पता है और सप्लाई का वोल्टेज पता है, तो आप करंट निकाल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक सीरीज सर्किट है और इसका करंट क्या होगा। तो हम लोग अगर करंट आपका लिखें तो करंट क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, और V आपका कितना है 250 और R इक्विवेलेंट कितना है 125, यानी ये क्या होगा 2। पावर आपसे कह रहा है कि पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, पावर आपका कितना ड्रॉ होगा सप्लाई के द्वारा, तो हीटर से आपका जो है तो पावर क्या होगा, करंट हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आपका होगा आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपका टोटल, तो आई आपका क्या है 2 का स्क्वायर, और आर इक्विवेलेंट आपका कितना है 125। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है 4, ये आपका आएगा 500 आपका, हाँ 500 वाट, यानी पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, ये आपका जो है 500 नहीं होगा, ये आपका 4 टाइम्स अगर आपका जो है 125 का हम लोग करेंगे तो ये आपका जो है 4 टाइम्स हम लोग अगर आपका करते हैं तो 4 और नहीं आपका जो है 4, ये आपका 500 वाट ही होगा, ये आपका क्या होगा 500 वाट। यानी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 37 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये आपका क्या होगा बी। यानी अगर दो हीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसके द्वारा के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज 250 है तो करंट जो आपका पावर जो आपका ड्रॉ होगा फ्रॉम द सोर्स ये आपका क्या होगा 500 वाट, ये आपका क्या होगा 500 वाट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कपल्ड कॉइल इज 10 मिली हेनरी। क्या कह रहा है, दो आपका कपलिंग आपका कॉइल है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मेंशन है, ये है 10 मिली हेनरी। इफ द टर्न्स इन वन कॉइल आर डबल्ड एंड दैट इन अदर आर हाफ। मान लीजिए कि ये जो आपका कॉइल है उसमें कॉइल 1 का टर्न है N1 और कॉइल आपका 2 का टर्न है N2। इसमें चेंजेज जो आपका ला रहा है, कह रहा है इफ द टर्न्स इन वन कॉइल आर डबल्ड, यानी आपका कॉइल 1 का जो टर्न है वो आपका क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है, यानी ये आपका 2N1 आपका कर रहा है। If the turns in one coil are doubled and that in the other are half, और दूसरे में आपका क्या कर रहा है हाफ कर दे रहा है। आपसे कह रहा है
देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, यानी सिंपली कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका 10 मिली हेनरी है। हमने कहा मान लीजिए कि उसको आपका जो है एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इसी कॉइल में आपका चेंजेस कह रहा है कि पहले वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दे रहे हैं और दूसरे वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर देना है। अब बताइए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्ट आपका जो है अगर का हम लोग लिखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू होता है कि यानी कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग अंडर रूट आपका इंडक्टेंस का प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, L1 L2 के, L1 L2 के। लेकिन यहां पर इंडक्टेंस कॉइल का मेंशन नहीं है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस आपका L इक्वल टू क्या होता है, N स्क्वायर म्यू A अपॉन आपका L, जहां N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, म्यू आपका होता है परमिएबिलिटी और A आपका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि आपका इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, N स्क्वायर के। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, N स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर हम लोग आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपका लिखें तो ये आपका लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका क्या है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका N स्क्वायर। यानी हम लोग आपका पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न आपका क्या लिए हैं, N1, तो ये आपका जो है अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं N1 का स्क्वायर इनटू आपका N2 का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, N2 का स्क्वायर। यानी ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा N1 N2 के। यानी जब कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 और आपका N2 जो दो कॉइल था तो उस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या है, M, और M का वैल्यू कितना है, 10। अब आपसे कह रहा है कि हम लोग आपका M डैश आपका लिख रहे हैं। दूसरा कॉइल कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं, तो पहले कॉइल का क्या कह रहा है, 2 टाइम्स आपका कह रहा है यानी 2N1, और दूसरे कॉइल का क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, 1/2 आपका N2। आइए आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी ये आपका किसके बराबर है, N1 × N2। यानी जो आपका पहले था वही आपका अभी भी है। यानी अगर आपका जो है पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स डबल और दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हाफ करते हैं तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले कॉइल का आपका पहला जो आपका था, जो इनिशियल आपका दिया था, उसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2 और दूसरे केस में भी आपका N1 N2। और ये आपका क्या था, 10 आपका, ये आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, 10 मिली हेनरी। यानी अभी भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, 10 मिली हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कंसीडर द सर्किट शोन इन गिवन फिगर। ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो में बी। आपसे कह रहा है कि एक सर्किट आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आपका जो है द फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, लोड के अक्रॉस आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, उसके लिए प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो आपका क्या होगा। यानी ये आपका प्राइमरी मान लीजिए N1 और ये आपका N2, इसका टर्न रेशियो क्या होगा। तो हम लोग आपका जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आपका जानते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का हम लोग क्या पढ़े, अभी आपका जो है डिस्कस किए थे कि अगर किसी सर्किट में पावर का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, ये कब संभव होगा, जब लोड का रेजिस्टेंस या लोड का इंपीडेंस इक्वल टू हो जाए किसके, सोर्स के इंपीडेंस के। और ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। तो हम लोग आपका जो है यहां पर आपका मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, प्राइमरी का आपका
ये आपका प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, ये आपका प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और प्राइमरी के रेजिस्टेंस को हम लोग आपका जो है कहते हैं कि ये आपका क्या है, सोर्स का रेजिस्टेंस, ये आपका सोर्स का रेजिस्टेंस। और ये आपका सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ये आपका सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग आपका जो है लोड का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये आपका ट्रांसफार्मर है, या आप क्या करिए कि सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को आपका जो है चेंज कर दीजिए किधर, प्राइमरी के तरफ। और हम लोग आपका ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं कि अगर सेकेंडरी को प्राइमरी के तरफ आपका चेंज करेंगे तो उस केस में आपका RL डैश यानी कि लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, RL डैश आपका क्या होगा, तो A स्क्वायर RL, ये आपका क्या होगा, A स्क्वायर RL, जहां A आपका क्या है, टर्न रेशियो, वेयर E आपका क्या है, टर्न रेशियो, टर्न रेशियो। और टर्न रेशियो आपका क्या होता है, तो N1/N2, N1/N2। अब हमने कहा टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये तो आपका हम लोग चेंज किए, हमने आपका कहा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, तो हमने अभी आपका कहा कि अगर लोड का रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाए सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहां आपका जो है सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी की तरफ आपका ला चुके हैं, और वो आपका क्या है, ये आपका RL डैश, और RL डैश का वैल्यू आपका क्या है, तो RL डैश का वैल्यू आपका हम लोग लिए A स्क्वायर RL, यानी टू फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम लोग आपका लिख सकते हैं कि आपका लोड का रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स का रेजिस्टेंस, यानी RL डैश इक्वल टू RS, और RL डैश का वैल्यू हम लोग आपका निकाल चुके हैं, ये आपका क्या है, A स्क्वायर RL, A स्क्वायर RL इक्वल टू आपका RS। अब आप यहां पर देखिए RL हम लोग जो आपका लिए थे वो आपका क्या था, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना है, 10, और आपका प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना है, यानी सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है, 900। यानी यहां पर अगर आप लिखें तो ये आपका होगा A स्क्वायर RL है 100 और RS आपका क्या है 900। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा 900/100, यानी यहाँ आप कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग आपका क्या निकालेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू 9/1, यानी यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो A इक्वल टू आपका होगा 3/1, यानी आपको क्या मिला, टर्न्स रेशियो ऑफ द आपका सर्किट टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, ये आपका क्या मिला, A इक्वल टू 3/1 यानी 3:1, ये आपका क्या होगा 3:1, 3:1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 52 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा B, ये आपका क्या होगा B, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB फॉर द सर्किट शोन इन गिवन फिगर इज, ये एक आपका सर्किट दिया है, आपसे कह रहा है कि टर्मिनल A से B के अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होगा। तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस जरूर आपका दिया हुआ है लेकिन सर्किट का पाथ क्लोज नहीं है, और जब सर्किट का पाथ क्लोज नहीं है तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, और जब वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा तो जो वोल्टेज इस नोड पर होगा वही वोल्टेज इस नोड पर होगा, यानी ये किसके बराबर होगा 10 वोल्ट के, यानी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा B, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस एज अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, कह रहा है कि व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस एज अ कैपेसिटर, यानी आपका इंडक्टेंस का वैल्यू क्या रखें जो आपका सेम ऐसा आपका कैपेसिटर हो व्हेन बोथ आर एट 50 हर्ट्ज। ये आपका कब होगा कि अगर किसी सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो ये आपका होगा, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि XL इक्वल टू आपका XC, XL अगर आपका निकालें तो ये आपका क्या होगा 2πfL और XC आपका क्या होगा 1/2πfC, ठीक है। यहां पर आपका इंडक्टेंस का वैल्यू क्या रखें जिससे कि सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू हो जाए आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो इस केस में अगर आपका यहां पर देखें तो हमें निकालना है L, यानी आप क्या लिखेंगे 1/2π
एफ, तो ये 2 पाई एफ नीचे आएगा तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी। अब आपका क्वेश्चन में इंडक्टेंस आपका जो है 2 पाई एफ कितना है 50 का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखिए एफ का वैल्यू आपका क्या है 50 और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैराड। ये आपका क्या होगा 2 माइक्रोफैराड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इंडक्टेंस, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इंडक्टेंस का वैल्यू मिलेगा ये आपका इक्वल टू होगा 5 हेनरी के। ये आपका इक्वल टू होगा 5 हेनरी के, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 74 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 5 हेनरी यानी ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है द टोटल पावर इन अ 3 फेज सिस्टम वेदर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड इज गिवन बाई। चाहे सर्किट आपका स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, पावर जो आपका होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू होता है √3 VL IL cos फाई। ये आपका cos फाई चाहे वो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन, तो यहाँ आपका पावर क्या होगा √3 VL IL cos फाई यानी 75 का B। हम लोग आपका जो है क्या देख रहे थे, HPSC आपका लेक्चरर में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से जो क्वेश्चन आया था उसका आपका लेवल क्या था, कितने आपका क्वेश्चन थे, ये हम लोग देखें। आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए आपका क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन करिए और आपका अपना प्रिपरेशन जो है उसको आपका जो है बूस्ट अप करिए। ठीक है, अगर किसी तरह का आपको इसमें डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके आपका जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।